बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल अली केयर फार्मेसी पे खुशामदीद कहता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमोक्सिल 250 mg कैप्सूल्स के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलें जी शुरू करते हैं। तो अमोक्सिल 250 mg कैप्सूल्स, सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं कि इसकी पैकिंग जो है वो कैसी होती है। तो ये मेरे हाथ में जो है अमोक्सिल 250 mg कैप्सूल्स का बॉक्स है। मैं करीब करके दिखा देता हूँ। ये जो है अमोक्सिल 250 mg कैप्सूल्स की पैकिंग होती है। और अब अगर मैं खोल के दिखाऊं, यहाँ पे तो वेपर है ये जी, इस तरीके से जो है इसका पत्ता जो है आता है। मैं करीब करके दिखा देता हूँ। ये जो है अमोक्सिल 250 mg कैप्सूल्स का पत्ता है। आप इसे लीफ कहते हैं, पत्ता कहते हैं या जो भी कहते हैं अपनी आसानी के लिए। तो ये जो है इसका पत्ता इस तरीके से आता है। अब ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो है 100 कैप्सूल्स की पैकिंग में जो है ये आता है और जितने भी आपको चाहिए आप जो है ये लेके यूज़ कर सकते हैं। तो ये जी इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी फॉर्म्स के ऊपर कि अमोक्सिल जो है कितनी किस्म की फॉर्म्स में जो है मार्केट में मौजूद है। तो अमोक्सिल जो है ये तकरीबन हर किस्म की फॉर्म्स में जो है मार्केट में मौजूद है। ये जो है कैप्सूल की फॉर्म में भी जो है मार्केट में आता है। उसके बाद ये सिरप फॉर्म में भी मार्केट में जो है मौजूद है और उसके बाद ये ड्रॉप की फॉर्म में भी मार्केट में जो है मौजूद है। तो अब आपको जो भी डॉक्टर जो हैं वो रेकमेंड करते हैं आपने उसके मुताबिक जो है इसे यूज़ करना है। तो ये जी इसकी फॉर्म्स हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी स्ट्रेंथ के ऊपर, यानी इसकी पावर जो हैं वो कितनी होती हैं। तो अमोक्सिल जो है 2 किस्म की पावर्स में जो है मार्केट में आता है और एक इसमें जो है 250 mg जो कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, एक जो है ये पावर होती है इसकी और दूसरी जो है इसकी 500 mg की पावर भी मार्केट में मौजूद है। तो अब आपकी बीमारी के ऊपर है, आपकी बीमारी जिस नौयत की होगी तो डॉक्टर जो हैं आपको उसके मुताबिक रेकमेंड करेंगे। अब इस वीडियो में जो है हम सिर्फ अमोक्सिल 250 mg के ऊपर ही फोकस करेंगे। तो ये जी इसकी पावर्स हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके फार्मूले के ऊपर, यानी कि इसकी ड्रग जो है वो क्या होती है। तो अमोक्सिल 250 mg कैप्सूल्स का फार्मूला होता है अमोक्सीसाइक्लिन। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ। अमोक्सीसाइक्लिन जो है इसका फार्मूला होता है। अब ये मेडिकल की एक ब्रांच है जिसे हम मेडिकल की ब्रांच में पेनिसिलिन कहते हैं। तो ये फार्मूला जो है उस फार्मूले से बिलोंग करता है, यानी कि आप इसे एक ब्रांच कह सकते हैं पेनिसिलिन की, जो कि इस कैप्सूल के अंदर जो है यूज़ किया जा रहा है, जिसे हम अमोक्सीसाइक्लिन कहते हैं। कई लोग इसे जो है अमोक्सिसिलिन भी पढ़ते हैं। तो जिस तरह भी आपको आसानी लगे तो आप इसे जो है पढ़ सकते हैं। तो ये जी इसका फार्मूला हो गया। अब इसे कौन सी कंपनी बना रही है, तो इसे बना रही है जी GSK, यानी कि ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन जो है इसकी कंपनी है, जो कि इस मेडिसन को जो है बना रही है और बहुत ही अच्छी कंपनी है, मानी हुई कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है ये और बहुत ही अच्छी मेडिसन जो है ये बनाती है। तो ये जी इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स पे। तो इसके बेनिफिट्स ये हैं कि ये कैप्सूल जो हैं एंटीबायोटिक होते हैं और आप इन्हें एक किस्म के ऑलराउंडर कह सकते हैं कि ये कैप्सूल जो हैं हर किस्म की बीमारियों में और हर किस्म के इन्फेक्शन के लिए जो है डॉक्टर इसे जो है रिकमेंड करते हैं।
अब इसकी तफसील में जाएं तो अगर आपको बुखार वगैरह हो रहा है किसी भी किस्म का, यानी कि आम बुखार हो जाता है, उसके बाद फिर मलेरिया हो जाता है, फिर टाइफाइड हो जाता है, तो किसी भी किस्म का बुखार हो तो डॉक्टर जो हैं आपको ये कैप्सूल जो हैं रेकमेंड करते हैं, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई भी इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है किसी भी किस्म का, जैसे कि कान में कोई इन्फेक्शन हो जाता है या मुंह के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, गले में कोई इन्फेक्शन हो जाता है यानी कि गला ख़राब वगैरह, या इसी तरीके से आपको जो है कोई ज़ख़म हुआ है उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो जहाँ भी आपको इन्फेक्शन का कोई मसला आ रहा है तो वहाँ पे जो है डॉक्टर्स आपको ये कैप्सूल जो हैं रेकमेंड करते हैं, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको कोई एलर्जी ऐसी हो जाती है जो कि ठीक नहीं हो रही, यानी एंटी एलर्जी टैबलेट से जो ठीक नहीं हो रही, तो बाज़ोकात जो है डॉक्टर्स आपको एंटी एलर्जी टैबलेट्स के साथ मिला के ये कैप्सूल जो हैं रेकमेंड कर देते हैं, आप इसे यूज़ कर सकते हैं एलर्जी के लिए भी, लेकिन डॉक्टर के मशवरे से। इसी तरीके से अगर किसी का कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ है तो इन्फेक्शन से बचने के लिए जो है, यानी ऑपरेशन के बाद जो है इन्फेक्शन का ख़तरा होता है, तो उस इन्फेक्शन से बचने के लिए भी जो है डॉक्टर जो है आपको ये कैप्सूल जो हैं रेकमेंड करते हैं, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको जो है कफ़ वगैरह का कोई मसला है या फिर जो है आपको नाक वगैरह का कोई मसला है, यानी कि नज़ला वगैरह आपका जो है ठीक नहीं हो रहा है, तो बाज़ों का जो है दूसरी किसी मेडिसिन्स के साथ मिला के जो है डॉक्टर्स आपको ये कैप्सूल जो हैं रेकमेंड करते हैं, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई सीरियस किस्म की इंजरी हुई है, यानी कि आपका कोई सीरियस जो है एक्सीडेंट हो गया है, तो वहाँ पे इन्फेक्शन से बचने के लिए भी डॉक्टर जो है आपको ये कैप्सूल जो हैं रेकमेंड करते हैं, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आप अपनी आम ज़बान में कहें तो आप इसे जो है तकरीबन हर किस्म की बीमारी में जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर से वही बात कहूँगा कि आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। बराए मेहरबानी ख़ुद जो है डॉक्टर मत बनिएगा, जिस तरह डॉक्टर कहे आपने उस तरीके से इसे जो है यूज़ करना है। तो ये जी इसके बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूज़ेस के ऊपर। तो इसके यूज़ेस ये हैं कि इन कैप्सूल्स को जो है 12 साल से ऊपर के लोग जो हैं यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एज की कोई लिमिट नहीं है, जिस मर्ज़ी एज का बंदा जो है इसे यूज़ कर सकता है। अब यहाँ पे मैं ये भी बता दूँ कि आपने इन कैप्सूल्स को जो है खाने के बाद यूज़ करना है, खाने से पहले जो है इसे यूज़ मत करें। अब कई लोग जो हैं वो ऐसे होते हैं कि वो खाना खाने के फ़ौरन बाद जो है कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ कर लेते हैं, तो इस तरह की गलती ना किया करें। खाना खाने के थोड़ी देर बाद, यानी कि आधे घंटे बाद या घंटे बाद जो है आपने इन कैप्सूल्स को यूज़ करना है। उससे पहले जो है आप इसे यूज़ मत करें। कम से कम आधे घंटे का फ़र्क जो है वो लाजमी तौर पे रखें। अब मैं फिर से वही बात कहूँगा कि आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। कई लोग जो हैं वो किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं और वहाँ पे जाके जो है कोई भी मेडिसिन जो है वो परचेज़ कर लेते हैं और फिर उन्हें जो है यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो ये तरीका जो है बिल्कुल गलत है। डॉक्टर बेहतर जानता है कि आपके लिए कौन सी मेडिसिन जो है ज़रूरी है, तो इसलिए बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने। डॉक्टर जिस तरह भी आपको जो है मेडिसिन लिख के देता है तो आपने उसके हिसाब से मेडिसिन को जो है यूज़ करना है। खुदारा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम करें, डॉक्टर के पास चले जाया करें। डॉक्टर अगर आपको ये कैप्सूल रेकमेंड कर रहे हैं तो तभी आपने इसे यूज़ करना है, वरना इसे यूज़ मत करें। अब मैं फिर से आपसे वही चीज़ कहूँगा कि मेरा काम सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना है, आपके अंदर अवेयरनेस पैदा करना है। जो असल काम होता है वो डॉक्टर का ही होता है। इसलिए बराए मेहरबानी डॉक्टर से मशवरा करके फिर आपने मेडिसिन्स को जो है यूज़ करना है। तो अगर आपको मेरी बात जो है समझ आ जाए तो अच्छी बात है, वरना फिर अल्लाह ही आपका हाफिज़ है। तो ये जी इसके यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर। तो इसकी डोजेस जो हैं आपकी बीमारी और आपकी एज के ऊपर जो है डिपेंड करती हैं।
अब इसकी जो है नॉर्मल डोज जो है वो होती है 3 टाइम के तौर पे, यानी थ्राइस अ डे के तौर पे, और आपने इसे एक एक कैप्सूल के तौर पे 3 टाइम के हिसाब से यूज़ करना है। उसके बाद आपने ये चीज़ भी अपने दिमाग में रखनी है कि आप जो भी डोज़ ले रहे हैं तो यानी कि सुबह की डोज़ आपने जितने बजे भी ली है और दोपहर की डोज़ आप जो भी ले रहे हैं तो उसमें कम से कम आप 5 घंटे का फ़र्क जो है वो लाजमी तौर पे रखें। अब अगर आपकी हालत जो है वो ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो बाज़ औक़ात जो है डॉक्टर जो है आपको ज़्यादा डोजेज़ भी रिकमेंड कर देते हैं, यानी कि आपको 4 टाइम के तौर पे भी लिख के दे देते हैं, लेकिन वो सब कुछ जो है डॉक्टर के ऊपर है, आपने अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं करना। तो जो भी डोजेज़ जो हैं डॉक्टर्स आपको लिख के दे रहे हैं 3 टाइम के तौर पे या किसी और तरीके से, तो उस तरीके से आपने इसे जो है यूज़ करना है। बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने, जिस तरह डॉक्टर कहे आपने उस तरीके से इसे जो है यूज़ करना है। तो ये जी इसकी डोजेज़ हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके कोर्सेज़ के ऊपर। अब जितनी भी एंटीबायोटिक्स जो हैं मार्केट में आती हैं तो हर एंटीबायोटिक्स का जो है एक कोर्स होता है, तो उसके हिसाब से आपने जो है उन्हें यूज़ करना होता है। अब कई लोग जो हैं वो ऐसा करते हैं कि उन्होंने जो है एक दिन जो है कोई भी एंटीबायोटिक यूज़ कर ली और उसके बाद जो है उन्हें आराम आ गया तो वो जो है फ़ौरन छोड़ देते हैं। तो इस तरह की गलती आपने नहीं करनी। इसका कोर्स जो है सिर्फ ये नहीं, जितनी भी एंटीबायोटिक्स हैं उनका कोर्स जो है आपने लाजमी पूरा करना है ताकि इनके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं आप पे असर ना करें। तो जो अमोक्सिल का सबसे छोटा कोर्स होता है वो होता है जी 3 दिन का। 3 दिन तक आपने अमोक्सिल को जो है लाजमी तौर पे यूज़ करना है, बीच में छोड़ना नहीं है। 3 दिन तक आपने इसे जो है लाजमी तौर पे आप इसे यूज़ करें। उसके बाद अगर आपकी तबीयत जो है ठीक हो जाती है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद जो इसका अगला कोर्स आ जाता है, यानी कि अगर आपकी बीमारी जो है किसी वजह से ठीक नहीं हुई है तो इसका अगला कोर्स ये है कि आपने इसे जो है 5 दिन तक लाजमी तौर पे यूज़ करना है, बीच में छोड़ना नहीं है। 5 दिन तक लाजमी तौर पे इसे जो है यूज़ करें और उसके बाद जो है अगर आपकी बीमारी जो है ठीक हो जाती है तो आप इसे जो है छोड़ सकते हैं। अब उसके बाद अगर खुदा न खास्ता फिर भी आपकी बीमारी जो है वो ठीक नहीं होती है, जैसे कि आपको जो है वो टाइफाइड हो जाता है या कोई और मसला आपके साथ हो जाता है, तो वो आपका ठीक नहीं हो रहा है, तो इसका मैक्सिमम कोर्स जो है, जो इसका लास्ट कोर्स होता है वो 7 दिन का होता है। 7 दिन तक आपने इसे जो है लाजमी तौर पे यूज़ करना है, बीच में छोड़ना नहीं है। ऐसा ना हो कि आपकी बीमारी जो है वो 5वें या 6ठे दिन जो है ठीक हो जाए और फिर आप जो है बीच में उसे छोड़ दें। 7 दिन तक आपने इन कैप्सूल को जो है लाजमी तौर पे लेना है, उसके बाद ही इसे जो है छोड़ना है। अब अगर खुदा न खास्ता आपकी बीमारी 7 दिन के बाद भी ठीक नहीं होती है, यानी आपको कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जैसे कि टाइफाइड वगैरह या फिर टाइफाइड और मलेरिया इकट्ठा हो जाता है, तो अगर आपको कोई ऐसा मसला है और आपकी बीमारी 7 दिन के बाद भी ठीक नहीं हुई है तो फिर आप जो है फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करें और डॉक्टर जो है आपको बताएंगे कि आपने जो है इसे मज़ीद इस्तेमाल करना है या नहीं करना है, या फिर आप जो है अपनी मेडिसिन जो है वो चेंज करवा सकते हैं, कोई और एंटीबायोटिक लिखाएं ताकि आपकी बीमारी जो है वो ठीक हो सके। तो ये जो हैं इसके सारे कोर्सेज़ हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के ऊपर। तो इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कोई इतने ज़्यादा नहीं हैं, थोड़े से हैं, लेकिन ये एहतियातें जो हैं आपने अपने दिमाग में रखनी हैं ताकि आपके साथ जो है आने वाले वक्त में कोई मसला ना हो। तो सबसे पहले जी, अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो तब आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। ये चीज़ आपने अपने दिमाग में रखनी है कि आपको इसके फार्मूले से अगर एलर्जी है, क्योंकि इसके एलर्जी के जितने भी रिएक्शन हैं वो जो है आप उन्हें ख़तरनाक कह सकते हैं कि वो जो है ख़तरनाक हैं।
तो इसलिए अगर आपको इसके फार्मूले से एलर्जी है तो तब आप इसे यूज़ मत करें। उसके बाद अगर आप इन कैप्सूल्स को यूज़ कर रहे हैं और आपके दिमाग में ये आ रहा है कि आप जो है कोई दूसरे जो है एंटीबायोटिक्स मेडिसिन्स भी साथ में यूज़ कर लें, तो आप जो है इस तरह का काम नहीं कर सकते। ये आपने अपने दिमाग में रखना है कि आपके लिए वो बहुत ज़्यादा ओवरडोज हो जाएगी और बहुत ज़्यादा ख़तरा जो है उससे आपको हो सकता है। तो अगर आप इन कैप्सूल्स को यूज़ कर रहे हैं तो कोई और एंटीबायोटिक्स जो हैं आप यूज़ मत करें। उसके बाद अगर आप कोई और एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं और उसके ऊपर आप ये चाह रहे हैं कि आप इन्हें भी यूज़ कर लें, तो तब भी आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। ये आपने अपने दिमाग में रखना है कि ऐसी हालत में आप इसे यूज़ मत करें। उसके बाद अगर आपको गुर्दों वगैरह का कोई मसला है, यानी कि पथरी वगैरह है या फिर जो है किसी वजह से आपके गुर्दे जो हैं ठीक तरीके से वाश नहीं होते हैं, तो उस हालत में भी आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। और अगर करना ही है तो पहले डॉक्टर से मशवरा करें और उसके बाद इसे जो है यूज़ करें। उसके बाद हम अपनी जो है फ़ीमेल्स की तरफ आ जाते हैं। तो हमारी ऐसी औरतें जो कि अपने छोटे बच्चों को दूध पिला रही हैं, तो वो जो है इन कैप्सूल्स को यूज़ ना करें। और अगर आपको कोई सीरियस मसला मसाइल हो ही गया है तो आप पहले डॉक्टर से मशवरा लाजमी करें और उसके बाद आप इन कैप्सूल्स को यूज़ करें। उसके बाद हमारी ऐसी फ़ीमेल्स जो कि प्रेगनेंसी के पीरियड से गुज़र रही हैं, तो वो भी इन कैप्सूल्स को यूज़ मत करें। और अगर आपको कोई सीरियस मसला हो ही गया है तो पहले आप जो है डॉक्टर से मशवरा करें और उसके बाद आप इसे यूज़ करें। तो ये जो हैं इसके सारे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, ये आपने अपने दिमाग में रखने हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स कोई इतने देखने में नहीं आए, लेकिन फिर भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं मौजूद हैं और कई लोगों पे वो अपना असर भी दिखा देते हैं, चाहे वो गिनती के 1% लोग ही हों, लेकिन कई लोगों पे इसके साइड इफ़ेक्ट्स अपना असर दिखाते हैं। तो और इसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादातर उस वक्त असर दिखाते हैं जब आप इसका कोर्स जो है, आप इसे टाइम पीरियड कह लें या कोर्स कह लें, जो भी आप कह लें, तो जब आप इनका कोर्स जो है पूरा नहीं करते तो ज़्यादातर इसके साइड इफ़ेक्ट्स उस वक्त जो है अपना असर दिखाते हैं। तो इसलिए आपने एहतियात करनी है। और मैं फिर से वही बात कहूँगा कि डॉक्टर के मशवरे के बगैर आप इन्हें यूज़ मत करें। अब मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको बता देता हूँ। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले अगर आपको इसके फार्मूले से एलर्जी है तो तब आपको जो है स्किन रैशेस वगैरह का मसला जो है देखने में आ सकता है, या फिर कोई और एलर्जी सिम्टम्स भी आपके सामने आ सकते हैं। उसके बाद आपको नोज़िया हो सकता है, यानी कि आपको उल्टियाँ वगैरह जो हैं वो लग सकती हैं। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको जो है मैदे का कोई मसला जो है देखने में आ सकता है, यानी कि गैस वगैरह होना या फिर जो है मैदे में गर्मी वगैरह होना। तो इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स भी आपको देखने में आ सकते हैं। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको जो है डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको मोशन वगैरह जो हैं वो लग सकते हैं। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको जो है डार्क यूरिन आ सकता है, यानी कि पीले रंग का जो है यूरिन आपको आएगा। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको जो है वीकनेस जो है वो हो सकती है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको चक्कर वगैरह आ सकते हैं, या फिर आप जो है गनूदगी की हालत में भी रह सकते हो। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपका टेस्ट, यानी कि जिसे हम जायका कहते हैं, तो वो जो है ख़राब हो सकता है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जब आप इन कैप्सूल्स को यूज़ कर रहे होंगे तो आपको हल्का फुल्का सर दर्द रह सकता है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको जो है जोड़ों का या मसल्स वगैरह का दर्द जो है रह सकता है जब आप इन कैप्सूल्स को यूज़ कर रहे होंगे। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है।
अब ये जो हैं इसके नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अब ज़रा इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ भी आ जाएं तो इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले आपको चेस्ट पेन हो सकता है, तो ये चीज़ इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स में शामिल है। उसके बाद आपकी दिल की धड़कन जो है वो ज़रूरत से बहुत ज़्यादा तेज़ हो सकती है, तो ये चीज़ जो है इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स में शामिल है। उसके बाद आपको जो है सांस लेने में जो है मुश्किल हो सकती है, यानी कि ऐसा हो सकता है कि आपके फेफड़े जो हैं वो ठीक तरीके से काम ना कर पाएँ जब आप इन कैप्सूल्स को यूज़ कर रहे हों, तो ये चीज़ भी इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको जो है यूरिन का मसला जो है देखने में आ सकता है, यानी कि आपके यूरिन में जो है वो खून आ सकता है, यानी लाल रंग का यूरिन जो है आपको आएगा, तो ये चीज़ इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स में शामिल है। उसके बाद आपको गुर्दों वगैरह का कोई मसला हो सकता है, यानी कि आपके गुर्दे में पथरी हो सकती है या इस तरह का कोई और मसला हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स में शामिल है। अब अगर आपको इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट जो है अपने ऊपर नज़र आ रहा है तो आप फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करें और अपनी मेडिसिन जो है चेंज करवाएं, ताकि आपका इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। अब ये जो मैंने इतने सारे साइड इफ़ेक्ट्स आपको गिनवाए हैं, इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ही मैं आपसे कहता हूँ कि खुदा के लिए डॉक्टर के पास चले जाया करें, डॉक्टर से मेडिसिन लिखवा लिया करें। डॉक्टर आपको जो भी मेडिसिन लिख के दे आपने उसके मुताबिक उसे यूज़ करना है, और इन कैप्सूल्स को अगर आपने यूज़ करना है तो इसके लिए जो है आपने डॉक्टर से मशवरा लाजमी तौर पे करना है। खुदा के लिए अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें, बग़ैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ मत किया करें। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि मेरा काम सिर्फ़ आपको इन्फॉर्मेशन देना है, आपके अंदर अवेयरनेस पैदा करना है। जो असल काम होता है वो डॉक्टर का ही होता है, इसलिए बराए मेहरबानी डॉक्टर के मशवरे से जो है मेडिसिन को यूज़ किया करें। तो ये जी सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी एक्सपायरी के ऊपर कि इसकी एक्सपायरी जो है वो कहाँ पे लिखी होती है। तो इसकी एक्सपायरी जो है यहाँ पे साइड में लिखी होती है। मैं करीब करके दिखा देता हूँ। इसकी सारी डिटेल जो हैं यहाँ पे साइड में लिखी जाती हैं। यहाँ पे जो है ये इसकी मैन्युफैक्चर, इसकी एक्सपायरी, सारा कुछ जो है यहाँ पे साइड में लिखा जाता है। अब मैं यहाँ पे आपको अगर पूरे तरीके से बता सकूँ तो यहाँ पे सबसे ऊपर जो है इसका बैज नंबर होता है। अब बैज नंबर जो है वो मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, बैज नंबर आपकी जो है मालूमात नहीं है, ये जो है फार्मेसी वगैरह की मालूमात होती है। तो अब इसी के नीचे जो है मैन्युफैक्चर डेट जो है इसकी लिखी जाती है। अब मैन्युफैक्चर डेट जो है वो कोई भी हो सकती है। सबसे पहले जो है इसमें मंथ लिखा जाता है। अब 01 से लेके 12 तक कोई भी मंथ जो है वो हो सकता है। तो सबसे पहले जी यहाँ पे आपको मंथ इसका नज़र आएगा। अब मेरे केस में यहाँ पे 04 लिखा हुआ है, यानी कि चौथे महीने में ये बनी है। अब चौथे महीने के कौन से साल में ये बनी है वो इसके आगे लिखा होता है, डॉट लगा के आगे फिर कुछ भी लिखा हुआ आपको नज़र आ सकता है, यानी कि 21, 22, 23। अब ये इसका मतलब होता है 2021 या 2022 या 2023। अब मेरे केस में यहाँ पे 23 लिखा हुआ है, यानी कि 2023 में ये बनी है और चौथे महीने में ये बनी है। अब इसी के नीचे जो है इसकी एक्सपायरी लिखी होती है। अब एक्सपायरी भी जो है वो भी आपके मंथ के साथ और फिर साल के साथ लिखी जाती है। तो यहाँ पे अब सबसे पहले जो है एक्सपायरी का मंथ जो है वो लिखा जाएगा। अब मेरे केस में यहाँ पे 04 लिखा हुआ है, यानी कि चौथे महीने में ये एक्सपायर होगी। अब कौन से साल के ये चौथे महीने में एक्सपायर होगी अब वो आगे लिखा जाता है। अब यहाँ पे मेरे केस में 25 लिखा हुआ है, यानी कि 2025 में जाके ये एक्सपायर हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है आप इसकी एक्सपायरी जो है वो देख सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर आपको डब्बे पे एक्सपायरी देखने को नहीं मिलती तो आप जो है इसका बॉक्स खोलें और यहाँ पे पत्ते पे भी इसकी एक्सपायरी जो है यहाँ पे प्रिंट होती है। ये मैं करीब करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे सबसे ऊपर जो है इसकी एक्सपायरी जो है आपको
प्रिंट जो है वो मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है इनकी अमोक्सिल की एक्सपायरी जो है वो आप देख सकते हैं। तो ये जी इसका हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के ऊपर कि मार्केट में आजकल इसकी प्राइस जो है वो क्या चल रही है। तो अमोक्सिल कैप्सूल जो हैं आजकल मार्केट में शॉर्ट चल रहे हैं। ये कभी आते हैं और कभी जो है गायब हो जाते हैं। तो इस वजह से जो है कई फार्मेसी और मेडिकल स्टोर वाले जो हैं वो अपनी मर्ज़ी की कीमतें भी ले रहे हैं। तो अब इसकी असल कीमत क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके मुकम्मल बॉक्स की असल कीमत है जी 550 रुपये, यानी कि 550 रुपीज़ जो है इसकी कीमत है। अब ये तकरीबन जो है 5.5 या फिर 6 रुपये का जो है एक कैप्सूल बनता है और ये आपको जो है किसी भी अच्छी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएगा। तो ये जी इसकी कीमत हो गई और मेरा ख़्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन में कोई सवाल आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।